ये कीसा का लेटेस्ट पेपर है, ठीक है, लेटेस्ट फिजिक्स पेपर है। देख इसमें पहला क्वेश्चन से है हमारा न्यूमेरिकल्स है। इसमें मास ऑफ स्केल दिया हुआ है 1.40 न्यूटन, ठीक है ना। और मुझे फाइंड करना ये अननोन मास फाइंड करना है। तो मोमेंटम के हिसाब से 60 मेरा फलक्रम है, तो 60 - 50 इंटू दिस, मतलब कि 60 - 50 क्या हो जाएगा 10 इंटू 1.04 न्यूटन, एंड विच इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 90 - 60 इज 30 इंटू एम, और ये एम मुझे फाइंड करना है। समझिए, ये 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, डिवाइड बाई 3 कर ले इसको, तो ये हो जाएगा 3 0 पॉइंट, क्योंकि 10 3 3 जा 9 14 हो गया, 14 मतलब 3 4 जा 12 20 3 6 जा 18 3, तो 3.34666 आ रहा है, तो 347, ये 0.347। समझे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 2 ग्राम एंड 4 ग्राम हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों में सेम काइनेटिक एनर्जी है। व्हाट विल बी द रेशियोज ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, उसके लीनियर मोमेंटम के रेशियोज क्या रहेंगे। तो पहले तो हमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में तो कोई रिलेशन मेंटेन कर ले। अब मुझे खुद वो डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है, हम मेंटेन करेंगे। हमको काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² मालूम है, मोमेंटम p = mv मालूम है। तो काइनेटिक एनर्जी मुझे ये मालूम है कि हाफ mv² होता है, ठीक है, और मोमेंटम मुझे मालूम है p = मास इंटू वेलोसिटी। अब मुझे इसके अंदर मोमेंटम का रेशियो चाहिए और मासेस का वैल्यू पुटअप करना है, सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं क्या करता हूँ, v मतलब v की ज़रूरत नहीं है, तो v = p/m मैं काइनेटिक एनर्जी में पुटअप कर देता हूँ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m, अब v की जगह मैं क्या लिखूँगा p²/m²। समझिए इस चीज़ को, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचा p²/2m, k = p²/2m, ये फॉर्मूला बचा। तो k = ये हो जाएगा मेरा k = p²/2m। अब यहाँ पे क्या दिया है कि मेरा काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मैं 2 बार p²/2m लिख देता हूँ, दोनों सेम हो गए। यस, अब ये मेरा फर्स्ट बॉडी, इसके 2 ऑब्जेक्ट है, तो मतलब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो इसका मास मुझे कितना लेना है 2, तो इसका मास मैंने 2 कर दिया, इसका मास मुझे 4, तो इसका मास 4 कर दिया। 2 × 4 ये 8 हो जाएगा, 2 × 2 ये 4 हो जाएगा। यस, तो ये 4 एंड ये 4 कैंसिल, तो दिस 1/2 मतलब 1/2 का स्क्वायर हटाएंगे तो 1√2 आ जाएगा। समझ में आया बेटा, डिफिकल्ट नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर हुआ। और किसा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, ये लेटेस्ट किसा का पेपर है। इस न्यूमेरिकल को देख, ए डिवाइस बेस्ड ऑन कन्वर्सन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल, बता क्या रहेगा। फोटो सेल, समझ गए। फिर उसके बाद सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, मशीन एक्ट एज ए फोर्स मल्टीप्लायर एज वेल एज ए स्पीड मल्टीप्लायर। यही स्टेटमेंट मुझे डाउट हो रहा है, आगे पढ़ते हैं पहले भी, क्योंकि साइमल्टेनियसली लिखा ना, स्पीड मल्टीप्लायर फोर्स मल्टीप्लायर साइमल्टेनियस। कोई मशीन दोनों चीज़ साइमल्टेनियस, या तो स्पीड मल्टीप्लाई करेगी या तो फोर्स मल्टीप्लाई करेगी, दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली कैसे हो सकती है। मशीन इज यूज इन ए चेंजिंग द पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन, ये करेक्ट है, चेंजिंग द पॉइंट। मशीन इज यूज टू चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट टू द कन्वेंट डायरेक्शन, ये भी करेक्ट है। मशीन इज यूज एज ए गेन इन स्पीड, ये भी करेक्ट, मतलब फर्स्ट वाला ही आपका ओके इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट, इसमें फोकल लेंथ ऑफ विच कलर लाइट इज मैक्सिमम, किसका फोकल लेंथ मैक्सिमम रहेगा। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस। यस, तो जो लाइट ज़्यादा बैंड होगी उसका फोकल लेंथ कम होगा, जो लाइट कम बैंड होगी उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। समझे कि नहीं। तो इसमें कौन सी लाइट है जो कम, रेड, तो फोकल लेंथ फॉर विच कलर इज मैक्सिमम, रेड कलर इज मैक्सिमम। ये क्वेश्चन में ए बी सी आर द 3 ऑप्टिकल मीडिया ऑफ रिस्पेक्टिव क्रिटिकल एंगल C1 C2 C3, अलग अलग क्रिटिकल एंगल्स हैं C1 C2। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम A to B, B to C and C to A, then the correct relation between the critical angles। ABC 3 ऑप्टिकल मीडिया है, मतलब 3 ऑप्टिकल मीडिया A B C, ठीक है, एक A है, दूसरा B है और तीसरा C है।
क्रिटिकल एंगल्स इसमें क्रिटिकल एंगल C1, C2 एंड C3. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स A टू B. A टू B में पहले C1 अकर्स होगा क्रिटिकल एंगल्स, यस ना. देन B टू C में C2, ओके. एंड C टू A में इस C3. C टू A में वापस C3 रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है. C टू A में C3, तो विच वन इज ए मैक्सिमम हियर. तो देन करेक्ट रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल्स. क्लियरिटी नहीं मिल रही है क्वेश्चंस की. मैं इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे चलता हूँ, ये क्वेश्चन मैं करके तो बताऊंगा बाद में, ठीक है. इसमें क्लियरिटी नहीं मिल रही है कुछ क्वेश्चंस की. देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द कॉइल इज हेल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल अगर हम ले, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई और उसमें हमने कॉइल्स को हेल्ड कर दिया, ठीक है. ये मेरी नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड और दिस साइड एक साउथ मैग्नेटिक फील्ड. क्या दे रखा है कि राइट एंगल्स ऑफ दैट ऑफ द प्लेन. कॉइल का जो पोजीशन है, कॉइल का पोजीशन मैग्नेटिक फील्ड मेरा दोनों में राइट एंगल्स हैं, यस. दोनों में राइट एंगल्स यहाँ पे है, यहाँ पे कॉइल और इसमें राइट एंगल है. देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कॉइल इज मैक्सिमम, क्योंकि राइट एंगल रहेगा तो यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कॉइल. देख यहाँ पे नहीं, अगर मेरा कॉइल राइट एंगल, ये कॉइल हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में इस पे कॉइल को क्या करंट मिल रहा है मालूम है ना. वर्टिकल रहेगा, यस, तो कॉइल को करंट नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कॉइल द पास द करंट. यहाँ पे फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. पर कंटिन्यू कॉइल रोटेट क्यों हो रही है, मतलब ये पोजीशन कौन सी होगी, वर्टिकल पोजीशन ऑफ डीसी मोटर. डीसी मोटर में जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन में आता है तो उसका स्लिप रिंग से, इसका मतलब क्या होता है, कनेक्शन टूट जाता है. स्प्लिट रिंग से कनेक्शन टूट जाता है, मतलब उसमें करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसमें फोर्स उसको नहीं मिल रहा है. पर द कॉइल कंटिन्यूसली मूविंग बिकॉज रीज़न, क्योंकि ड्यू टू द मोशन ऑफ इनर्शिया की वजह से. समझी. यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर मेरा जीरो. क्लियर बेटा, पक्का. चल नेक्स्ट पार्ट देखो. व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज. व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ sound waves of frequency 550 hertz if these waves are traveling with a speed of about 330 meter per second. देख फ्रीक्वेंसी मेरी है 550 हर्ट्स, यस. ये क्या है, ये वेव वेलोसिटी है v का फॉर्मूला f लैम्बडा. लैम्बडा मुझे फाइंड करना है, तो ये 330 डिवाइड बाय f इज़ 550 इक्वल टू लैम्बडा. 1 पॉइंट कहाँ से आ गया, 11 3 जा 11 5 जा 3/5 मतलब 0.6. समझी. अरे ऐसे कैलकुलेशन मत कर भाई, अभी सिर्फ कुछ ही दिन एग्जाम को बाकी रह गए हैं. क्लियर. कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. लाइव वायर ऐसे जीरो पोटेंशियल्स, कौन सा करेक्ट है. फ्यूज इज कनेक्टेड टू न्यूट्रल वायर, करेक्ट है. फ्यूज किससे कनेक्ट होता है, वेरी गुड. पोटेंशियल ऑफ द अर्थ एंड न्यूट्रल वायर इज ऑलवेज सेम. पोटेंशियल ऑफ अर्थ एंड न्यूट्रल वायर का कभी ऑलवेज सेम. नहीं बेटा, live wire has zero potentials, that is true, and neutral wire is used to prevent the electric shock, वो भी wrong है. Potentials of earth and neutral wires is always same, no, yes, clear. okay, तो live wire has a zero potentials. live wire में potentials हमेशा जीरो होता है, that is a correct statement. नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्ट. रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, कंडक्टिविटी ओम मीटर रेज टू -1. दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और दोनों डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ कंडक्टर. यस ट्रू, मतलब मेरा असर्शन ट्रू है. पर यहाँ पे रीजन में क्या लिखा है कि बिकॉज ईच ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. ये वापस फिर से यस, तो ये मेरा फॉल्स हो गया. असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स. समझ गए. चलो, टू मेटालिक वायर, ये भी रहने दी, ये भी इसका समझ में नहीं आ रहा था. ये मालूम क्या देखा है, एरिया, मतलब कि रेडियस ऑफ वायर को चेंज करने पे. रेडियस ऑफ वायर चेंज करना इतना टिपिकल नहीं पूछा, मतलब वो रेजिस्टिविटी में जो एरिया है ना, उसमें πr² पुट अप करके रेडियस, अगर रेडियस को डबल कर दिया तो इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल स्टेप अप ट्रांसफार्मर. कौन सा पैरामीटर हमारा ट्रांसफार्मर में कॉन्स्टेंट रहता है.
समझ गई, पावर एंड करंट दोनों मेरा कांस्टेंट रहता है, बोथ ए एंड बी, समझिए। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ मास दिस एंड दिस, इनका मल्टीपल कर ले, 336 इंटू 2, यस पर 1 किलोग्राम में है तो 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ग्राम में कर ले 336 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा आपका 2 6 या 12, 1 कैरी, यस 2 3 जा 6 1 7 एंड 2 3 जा 6 672, और ये 3 जीरो हटा दे यहाँ से, और 0 0 2 जीरो हो जाएगी, 2 672 2 0, सी वाला। समझ में आया बेटा? इसका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोनों। Two sounds S1 and S2 are produced by the loudspeaker. The amplitude and frequency of sounds given. S1 का amplitude दिया है, sound की frequencies भी दे रखी है। तो S2 is a louder, has a higher pitch. S2 is a louder and has a lower pitch. देख S2 louder तो S2 है, क्यों? क्योंकि amplitude ज़्यादा है, पर higher pitch नहीं है, frequency। हाँ, तो S2 is a louder and lower pitch, तो B1 is correct। समझे? रेडियो के एलिमेंट्स ओन आइसोटोप फॉर्म हो रहा है, 3 कंसेक्यूटिव डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं उसमें। तो अगर सेम आइसोटोप बन रहा है मतलब क्या हो गया कि उसका एटॉमिक नंबर सेम है, तो एटॉमिक नंबर सेम आ जाना चाहिए। अब एटॉमिक नंबर सेम आ जाना चाहिए मतलब कि अगर मैं बीटा करूँगी तीनों तो नहीं होगा, अल्फ़ा करेंगे तो भी नहीं होगा, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। अगर मैं एक अल्फ़ा करती हूँ तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, और 2 बीटा करूँगा तो फिर एटॉमिक नंबर वापस वहीं पहुँच जाएगा। तो एटॉमिक तो उसका मतलब 2 बीटा 1 अल्फ़ा। समझ गए बेटा? समझ गए कि नहीं? डन। अच्छे इसके ये वाला MCQ भी अच्छा लगा, ये वाला भी MCQ अच्छा लगा, ठीक है।